जय हिंद। जैसा कि लास्ट वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने किया था इतिहास। तो इतिहास की अगर हम बात करें तो भाई इतिहास की जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। ठीक है, किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। फिर इसके बाद में हमने देखा कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, आपका प्राग ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। हम लोग प्राग ऐतिहासिक की बात कर रहे थे। प्राग ऐतिहासिक में हमने इसको 3 कालखंडों में बांटा, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल खत्म होते होते हमें तांबे की खोज हो गई हमारे पास, और एक काल और आपका बन गया कौन सा? ताम्र पाषाण काल। इतना हम लोगों ने किया था, उसमें क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या चीजें हमें मिली थी, वो चीज देखी गई थी। ठीक है, लेकिन भैया हमने आपको बताया था कि धीरे धीरे क्या हुआ, और खोज होती रही और धीरे धीरे चीजें हमें मिलती रही। क्यों? क्योंकि इसका हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं था। तो जैसे जैसे क्या होता रहा, उत्खनन होता रहा, जैसे जैसे खुदाई होती रही, वैसे वैसे हमें प्रमाण मिलते रहे। उस आधार पर जो है हम आगे, हमारी इतिहास जो है ये बढ़ता रहा। ठीक है, तो उसी के क्रम में चलते हैं और अब देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री यानी कि इतिहास। ठीक है, हमने ये आपको बताया। सबसे पहली चीज तो हमने आपको बताया कि भैया इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया? 3 कालखंडों में। पहला आपका हो गया प्राकृतिक, प्रागैतिहासिक। दूसरा हो गया भैया आद ऐतिहासिक। जो तीसरा कालखंड कहलाया वो आपका हो गया ऐतिहासिक। लेकिन इसमें हुआ क्या कि इसमें भी आप लोगों ने देखा कि प्राग ऐतिहासिक जो है, इसमें आपको कोई भी लिखित साक्ष्य आपको नहीं मिला है। ठीक है, तो भैया जब लिखित साक्ष्य नहीं है तो फिर पढ़ा भी नहीं गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई लिखित नहीं मिला है। यहाँ पे हम जब आते हैं आध ऐतिहासिक में, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, लिखित तो है आपको। ठीक है, लिखित साक्ष्य मिला, लेकिन उसे क्या हुआ, पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक में भैया लिखित भी है और उसे जो है पढ़ा भी जा सका है। यहाँ तक हमने आपको बताया, ये चीजें बता ही दी थी। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि इस आधार पर किसने बांटा है, तो इस आधार पर भैया बांटा है रॉबर्ट ब्रूस ने। ठीक है, किसने बांटा है? रॉबर्ट ब्रूस ने बांटा है। लेकिन क्या हुआ, एक लोग और आए, उनका नाम है क्रिश्चियन थॉमसन। ठीक है, कौन है? क्रिश्चियन थॉमसन है। और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इसको नाकार दिया। ठीक है, ये प्राग ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक को क्या कर दिया, नाकार दिया। और इन्होंने बताया कि भैया यहाँ पर जो क्या हुए हैं, यहाँ पर जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, उसके आधार पर इसको क्या कर दिया, इसका कालखंड निर्धारित कर दिया। तो जैसे कि अगर हम बात करें प्राग ऐतिहासिक में, तो प्राग ऐतिहासिक में आपका क्या मिला, पाषाण मिले यानी पत्थर। ठीक है, तो यहाँ पे इस काल को कह दिया पाषाण काल, इस काल को क्या कह दिया, इस काल को कह दिया पाषाण काल। उसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ, इस काल में, इस काल में मिला काशा, तो इसको कह दिया काशयुगीन काल। ठीक है, इसको क्या कह दिया, कास्ययुगीन काल कह दिया। उसी तरह से यहाँ पे क्या मिला, इस काल में, इस काल में मिल गया आपका लोहा, तो ये वाला काल कहला गया आपका लोह युगीन काल, लोह युगीन काल। अब देखिए एक प्रश्न भी यहाँ से आपको बनता है। देखिए एक प्रश्न आपका, देखिए कहता है कि सिंधु घाटी, अब देखिए एक आपको पता ही है कि भाई ऐसी कौन सी सभ्यता है जो, मतलब ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसका जो लिखी हुई चीजें हैं वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं। ठीक है, सिर्फ एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिसको आप लोग बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता है इसका तो हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त है, लेकिन इसको अभी तक क्या है, इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता किससे परिचित था? कांसे से परिचित था। ठीक है, और सभी धातुओं से परिचित था, लेकिन किस धातु से नहीं परिचित था? तो किस धातु से नहीं परिचित था?
लोहा से, ठीक है। तो एक प्रश्न आपका बनता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं किस धातु से परिचित नहीं थे, तो किस धातु से परिचित नहीं थे भैया, सीधा सीधा सा बन रहा है कि लोहा से जो है वो परिचित नहीं थे। अगर लोहा मिल जाता तो वह ये लोह युगीन काल कहलाता, नहीं कहलाता। तो लोहा कब मिला, वह सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मिला लोहा। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज तो भाई पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर बांटा है, ठीक है। एक प्रश्न आया था एमपीपीसीएस में, ठीक है, एक प्रश्न आया था एमपीपीसीएस में कि कोपेनहेगन जो संग्रहालय है, ठीक है, वो किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि कोपेनहेगन संग्रहालय किस लिए प्रसिद्ध है। तो कोपेनहेगन संग्रहालय जो है भैया वो आपका प्रसिद्ध है पुरातात्विक साक्ष्यों के लिए, ठीक है। किस लिए प्रसिद्ध है, पुरातात्विक साक्ष्य के लिए। यही देखिए पुरातात्विक साक्ष्य से ही क्वेश्चन बन रहा है आपका, ठीक है। क्या क्वेश्चन आया था, एक एमपीपीसीएस में पूछा था कि जो आपका कोपेनहेगन संग्रहालय है, कोपेनहेगन संग्रहालय किस लिए प्रसिद्ध है। ये पूछा गया था एमपीपीसीएस में। तो किस लिए प्रसिद्ध है भैया, तो ये प्रसिद्ध है आपका जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनके लिए, यानी कि पुरातात्विक वस्तुओं के लिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पुरातात्विक वस्तुएं रखी हैं, पुरातात्विक वस्तुओं के लिए। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब कोपेनहेगन कहाँ पे है, तो कोपेनहेगन भी है आपका डेनमार्क में है। कहाँ पर है, डेनमार्क में है। ये तो बात हो गई कहाँ की, विश्व की, ठीक है। ये बात हो गई कहाँ की, विश्व की। देखिए भैया अभी तक हम बात कर रहे हैं विश्व की, ठीक है। ये बात किसकी हो गई, विश्व की हो गई। तो अब ऐसा नहीं है कि आपसे भारत के परिप्रेक्ष्य में सवाल नहीं आ सकता है। तो अगर मान लीजिए कि भारत से पूछ ले कि भाई भारत का संग्रहालय कहाँ पर है, तो भारत का संग्रहालय आप क्या बताएंगे। तो अगर आपसे पूछता है, क्वेश्चन आता है कि भारत में, ठीक है, भारत में पुरातात्विक साक्ष्यों का संग्रहालय कहाँ पर है, तो वो भैया भारत में है, भोपाल में। कहाँ पर है, भारत का सबसे पुराना जो पुरातात्विक साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्यों का जो संग्रहालय है वो कहाँ पर है, भोपाल में है। अब बात करें कि जब ये बना था उस समय इसका नाम क्या था, तो जब भैया बना था उस समय नाम था इसका मानव संग्रहालय। क्या नाम था, मानव संग्रहालय नाम था। लेकिन बात आ जाती है कि अभी इसका क्या नाम है वर्तमान में, ठीक है। तो वर्तमान नाम है इसका भैया, वर्तमान में नाम है, वर्तमान नाम है इसका इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। क्या नाम है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। अब बात आ जाए कि कहीं पूछ ले कि ये संग्रहालय जो है किस मंत्रालय के अधीन है, तो किस मंत्रालय के अधीन है, तो मंत्रालय आपका आ जाएगा, किस मंत्रालय के अधीन है, तो वो होगा आपका भैया संस्कृति मंत्रालय। क्या हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इतने प्रश्न बनते हैं कि भैया कोपेनहेगन संग्रहालय किस लिए प्रसिद्ध है, तो पुरातात्विक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। कब पूछा गया था, ये एमपीपीसीएस में पूछा गया था। कोपेनहेगन कहाँ पे है, डेनमार्क में है। अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में पूछ लिया तो भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ सकता है। तो भारत का भी हमें याद रखना चाहिए। भारत का जो संग्रहालय है वो कहाँ पर है, भोपाल में है। नाम क्या था, तो मानव संग्रहालय नाम था। वर्तमान में नाम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। और किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये है संस्कृति मंत्रालय के अधीन। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे भैया, फिर से आ जाते हैं अपने लास्ट, देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें मिली थी। अब देखिए सीधे सीधे बात आती है भाई कि हमने आपको बताया है कि बहुत सारी चीजें हुई कि बार बार भाई खोजी गई और उसके बाद में फिर से मिली, जैसे लोहरा देव, ठीक है।
लौहरा देव से हमें क्या मिला, चावल के साक्ष्य मिले। ठीक है, तो आप भैया जो पहले हमने मेहरगढ़ बताया वो गलत हो गया। ठीक है, लेकिन गलत नहीं हुआ है भाई, वो एग्जामिनर के ऊपर है कि मेहरगढ़ आप लौहरा देव आपको ऑप्शन में देता है कि नहीं देता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में मेहरगढ़ देता है तो ठीक है, और अगर लौहरा देव देता है तो भी ठीक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर लौहरा देव मेहरगढ़ दोनों साथ में दिया तो लौहरा देव लगाएंगे, और अगर मेहरगढ़ दिया तो भाई मेहरगढ़ तो पहले से बताया है। ठीक है, अगर देखिए, अगर आपने अभी तक लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आगे होगी आई बटन। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। बाकी एंड में भी, वीडियो खत्म होने के बाद में भी लगा दिया जाएगा इसको, और डिस्क्रिप्शन में भी पहली वाली वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखें, अगर हम बात करें भाई क्या क्या चीजें मिली यहाँ से पाषाण काल की। ठीक है, पाषाण काल, तो पाषाण काल में सबसे पहला आपका जो था काल वो कौन सा था, पुरा पाषाण काल। ठीक है, कौन सा था, पुरा पाषाण काल। अब पुरा पाषाण काल में क्या हुआ भैया, आग की खोज हुई। ठीक है, क्या हुआ, आग की खोज हुई, है ना। पुरा पाषाण में क्या हुआ, आग की खोज हुई। फिर हम आते हैं दूसरा मध्य पाषाण काल में। ठीक है, मध्य पाषाण काल में, अब मध्य पाषाण काल में क्या हुआ भैया, मध्य पाषाण काल में जो हम पहुंचे, ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में हमें जानवरों के अवशेष मिलने लगे। ठीक है, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, हमें जानवरों के अवशेष मिलने लगे, और ये जो अवशेष थे, ठीक है, ये एक जगह पे बहुत सारे अवशेष मिले, तो ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो पशुपालन था वो हमारा मध्य पाषाण काल से ही शुरू हो गया था। लेकिन हमने आपको बताया था नौ पाषाण काल में पशुपालन हुआ। तो भैया देखिए, प्रश्न क्या बनता है, यहाँ पे जो पशुपालन होता था वो एक अव्यवस्थित तरीके से होता था, मतलब किसी भी पशु को पकड़ करके क्या कर लेते थे, उसको अपने यहाँ रखने लगते थे, पालतू बना लेते थे। ठीक है, किसी भी पशु को पकड़ करके क्या करते थे, उसको पालतू बना लेते थे। क्यों पालतू बना लेते थे, क्योंकि भैया ये लोग शिकार करते थे। ठीक है, अब शिकार करते थे तो क्या होता था कि भाई ऐसा तो है ही नहीं कि भाई जानवर भी तो भूखा है, अब ये गए तो कौन किसको मार पाया, अगर जानवर ने इनको मार दिया तो भाई ये खुद शिकार हो गए, और या तो इन्होंने जानवर को मार दिया तो इन्हों वो जानवर शिकार हो गया। ठीक, ये होता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इन लोगों के मन में ये आया कि भाई क्या होता है कि हम जाते हैं शिकार करने और हम ही क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जिनका हम शिकार करने जा रहे हैं अगर हम उन्हीं को पालना शुरू कर दें, और जब हमें भूख लगे तो हम उनको मार के खा लें। तो इस तरह से एक इनके मन में एक बात आई। ठीक है, और तभी से इन्होंने क्या किया, अब जिनको इनका शिकार ये करते थे उन्हीं को अब यह क्या करने लग गए, पालने लग गए। तो यहाँ पे क्या था कि एक अव्यवस्थित ढंग से इन्होंने पशुपालन किया। ठीक है, कोई व्यवस्थित तरीके से पशुपालन नहीं किया। तो यहाँ पे जो हमें साक्ष्य मिलते हैं पशुपालन के, वो कैसे हैं, वो अव्यवस्थित पशुपालन के साक्ष्य हैं। ठीक है, कैसे साक्ष्य हैं, अव्यवस्थित। यहाँ पर पशुपालन कैसा होता था, अव्यवस्थित होता था। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया ये किस लिए पालते थे, ये इसीलिए पालते थे कि ये जब जाएं उनको शिकार करने तो ये खुद ना शिकार हो जाएं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पशुपालन करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन पशुपालन कैसा था, अव्यवस्थित था, मतलब जो भी जानवर इनको मिलता था, आप देखिए कोई इस समय आप लोग पशुपालन अगर करते होंगे तो एक व्यवस्थित ढंग से करते होंगे। भाई मुर्गी पालन करना है तो मुर्गी मुर्गी खाली रहती है। ठीक है, डेयरी फार्म खोलना है तो सिर्फ आपको भैंस और गाय आप रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक व्यवस्थित ढंग से पशुपालन है। लेकिन इसमें कुत्ता भी है, हाथी भी है, जो भी जानवर है उसको आपने क्या कर लिया, पाल लिया, पालतू बना लिया। ठीक है, और जब आपको लगा कि हाँ अब हमें जरूरत है तो उसको मार के खा लिया। ठीक, ये होता है अव्यवस्थित, जिसमें
जो भी पशु आपको मिला उसको आपने पालतू बना लिया, ये क्या हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि भैया पशुपालन का सर्वप्रथम साक्ष्य आपको कहाँ से मिलता है, तो वो कहाँ से मिलता है, मध्यपाषाण काल से। लेकिन यहाँ का पशुपालन कैसा था, अव्यवस्थित था। ठीक है, कैसा था, अव्यवस्थित था। अगर बात आए कि भैया कहाँ पे मिला, कहीं ना कहीं मध्यपाषाण काल तो एक काल है, जगह थोड़ी ना है। तो अगर बात आ जाए कि सबसे पहले ये जो मध्यपाषाण काल में जो है पशुपालन के जो आपको साक्ष्य मिले वो कहाँ पे मिले, तो मध्यपाषाण काल में जो पशुपालन के साक्ष्य मिले वो आपको मिले आदमगढ़ में। कहाँ पे मिले, आदमगढ़ में मिले। और आदमगढ़ कहाँ पर है, तो आदमगढ़ भैया है आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश। ओके, कहाँ पर है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ओके, लेकिन अब देखिए इस काल में हमें कोई पशुपालन की कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन ये भी है कि इस काल में हमें पशुपालन की कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है। अब हम आते हैं कहाँ पे, अब हम आते हैं अपने नवपाषाण काल पे। ठीक है, कहाँ पे आते हैं भैया, नवपाषाण काल पे। नवपाषाण काल में हमने आपको बताया कि भैया यहाँ पे जो इन्होंने पशुपालन किया तो यहाँ पे सबसे पहला जानवर इन्होंने क्या पाला, कुत्ता पाला। ठीक है, सबसे पहला जानवर इनका क्या था, कुत्ता था। और यहाँ पे पशुपालन करते थे ये। ठीक है, लेकिन ये पशुपालन भाई कैसा था, व्यवस्थित ढंग से था। ठीक है, इन्होंने क्या पालना शुरू किया, यहाँ पे कुत्ता पाला। और कुत्ता जो है क्या किया भाई, किस लिए पाला, मारने के लिए नहीं पाला, खाने के लिए नहीं पाला, इसलिए पाला कि भाई ये क्या करेगा, अब हमारी रखवाली करेगा। ठीक है, तो कुत्ता पाला, पशुपालन किया। ठीक है, यहाँ का पशुपालन कैसा था, यहाँ का पशुपालन भैया था एक व्यवस्थित पशुपालन। ठीक है, कैसा था, व्यवस्थित था। लेकिन मध्य पाषाण का कैसा था, अव्यवस्थित। जो जानवर दिखा उसको क्या कर लिया, पालतू बना लिया। और किस लिए पालतू बनाया, उनको मार के खा सकें इसलिए पालतू बनाया। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि भैया व्यवस्थित पशुपालन के साक्ष्य आपको किस काल में देखने को मिलते हैं, तो व्यवस्थित पशुपालन के साक्ष्य आपको नवपाषाण में, और पहली बार पशुपालन के साक्ष्य कहां से देखने को मिलते हैं, तो पहली बार आपको मिलते हैं मध्यपाषाण काल में। ठीक है, अगर पहली बार भी आ जाए तब भी आप यही लगाएंगे। ठीक है, लेकिन आ जाए कि पहली बार व्यवस्थित ढंग से पशुपालन के साक्ष्य आपको किस काल में देखने को मिलते हैं, तो नवपाषाण काल में। बात आगे समझ में कि नहीं आई। ठीक है, अब इसी में हम बात कर लेते हैं भैया कृषि की। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, पशुपालन के बाद कृषि हुई। ठीक है, अब कृषि में हमने भैया आपको बताया कि तो कृषि भैया कहाँ पे मिला, जौ मिला हमें ईरान से, गेहूं मिला हमें मेहरगढ़ पाकिस्तान से, और चावल मिला हमें कोलडीवा उत्तर प्रदेश। कोलडीवा कहाँ पे है, तो कोलडीवा भैया यूपी में है, उत्तर प्रदेश के पास है। ठीक है, अब देखिए ये जो साक्ष्य थे ये आपके 7000 वर्ष पुराने थे। कितने वर्ष पुराने थे, 7000 वर्ष पुराने थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इसके बाद में हमने आपको बताया कि भैया एक नवीनतम साक्ष्य हुआ। ठीक है, एक क्या हुआ, नई खोज हुई। और उत्तर प्रदेश में एक स्थान है लोहुरा देव। ठीक है, क्या स्थान है, लोहुरा देव। अब लोहुरा देव से क्या हुआ भैया, लोहुरा देव से हमें चावल के साक्ष्य मिले। ठीक है, और ये साक्ष्य कितने वर्ष पुराने थे, ये साक्ष्य जो है 8000 वर्ष पुराने थे। ठीक है, कितने वर्ष पुराने थे, 8000 वर्ष पुराने थे। तो ये कौन सा है, नवीनतम साक्ष्य है। ठीक है, नया साक्ष्य है, नवीनतम साक्ष्य है। ठीक है, ये वही आपको 2018 में मिला था शायद। ठीक है, 2018 में मिला और 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन इससे पूछ लिया। ठीक है, 2018 में मिला और 2019 में क्या हुआ, यूपीएससी ने इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने आपको बताया कि भैया यहाँ पे और क्या बनने लगा था, कुत्ता पाला, पशुपालन हुआ व्यवस्थित ढंग से, कृषि किया। कृषि के बाद में भैया हमने आपको बताया कि यहीं पर इसी काल में क्या बनने लगा था, इसी काल में आपका बनने लगा मृदभांड। ठीक है, क्या बनने लगा, मृदभांड बनने लगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मृदभांडों की। ठीक है, कि यहाँ पे जो मृदभांड थे वो किस चीज के बने होते थे, क्या कहा जाता था। ठीक है,
इन सब की अब हम बात करते हैं। मृदभांड, ठीक है। अब भैया जो यहाँ पे मृदभांड बने थे, ठीक है, इनको क्या कहा जाता था, इन समय के मृदभांड को क्या कहा जाता था? तो भैया इस समय के जो मृदभांड थे ये आपके कैसे थे, एक विशेष रंग से रंगे हुए होते थे, ठीक है। किस रंग से रंगे हुए होते थे? तो ये भैया गेरू रंग से रंगे हुए होते थे, ठीक है। किस रंग से रंगे थे? गेरू रंग से रंगे थे, ठीक है। तो इनका रंग कैसा था? इनका रंग था भैया मृदभांडों का गेरू रंग, ठीक है। इसलिए इन्हें नाम क्या पड़ गया इसका? इसलिए इसका नाम पड़ गया गेरू वर्णीय मृदभांड। क्या पड़ गया? गेरू वर्णीय मृदभांड। अब बात आती है कि भैया जो मृदभांड है वो आपको कहाँ से मिले, ठीक है, कहाँ से मिले? सर्वाधिक मृदभांड जो है आपको, सबसे ज्यादा मृदभांड कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो सर्वाधिक मृदभांड आपको मिले, सबसे अधिक मृदभांड मिले हैं आपको हस्तिनापुर से। कहाँ से मिले हैं? हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर कहाँ है? तो हरियाणा में है, ठीक है। कहाँ पर है? हरियाणा में है, ओके। बात आ गई समझ में? अब ये देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आपसे और बन जाता है, ठीक है। एक प्रश्न कौन सा बनता है? एक प्रश्न ये बनता है कि वह कौन सा ऐसा स्थल है, ठीक है, वह कौन सा ऐसा स्थल है जो आपके प्राक ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक तीनों कालखंडों में देखने को मिलता है? तो भैया वो कौन सा स्थल है? मेहरगढ़ है, ठीक है। मेहरगढ़ जो है आपको तीनों कालखंडों में देखने को मिलता है, ठीक। मेहरगढ़ आपका क्या है? तीनों कालखंडों में देखने को मिलता है, प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। क्यों? क्योंकि भैया मेहरगढ़ जो है, ठीक है, ये दो पहाड़ियां हैं, एक है सुलेमान, ये कौन सी पहाड़ी है? सुलेमान पहाड़ी है, ठीक है। और दूसरी कौन सी पहाड़ी है? किरथर पहाड़ी है, ठीक है। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में क्या था? मेहरगढ़ था। इन दोनों पहाड़ियों के बीच क्या बसा था? मेहरगढ़ था। इन दो पहाड़ियों के बीच में होने की वजह से क्या था? काफी सुरक्षित था, ठीक है। क्या था? एक बहुत ही सुरक्षित स्थान था, इसलिए इसका उल्लेख जो है भैया तीनों कालखंडों में देखने को मिलता है। कौन सा? प्राक ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक है। इतिहास के तीनों कालखंडों में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। किसका? मेहरगढ़। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। बात आ गई समझ में? किन दो पहाड़ियों के बीच में? किरथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच में। इसी वजह से क्या है, मेहरगढ़ एक काफी सुरक्षित स्थान बन जाता है, ठीक है। फिर से अब हम आ जाते हैं कहाँ पे? मध्यपाषाण काल में, ठीक है। फिर से अब हम चल देते हैं मध्यपाषाण काल में। ये तो आपका नवपाषाण काल हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर से अब हम आते हैं मध्यपाषाण काल में। देखिए मध्यपाषाण काल में हमने आपको बताया कि वे जो खेती के साक्ष्य हैं, सबसे पहले खेती के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले? तो ये भैया हमने आपको बताया आदमगढ़, ठीक है। आदमगढ़ कहाँ पर है? तो आदमगढ़ हमने आपको बताया था कि एमपी में है, ठीक है। कहाँ पे है? एमपी में है। फिर इसके बाद में भैया एक जगह है, उसका नाम है बागौर, ठीक है। एक जगह है उसका नाम है बागौर। बागौर कहाँ पर है? तो बागौर भैया है आपका राजस्थान में, ठीक है। यहाँ से भी क्या है, मध्यपाषाण कालीन खेती के साक्ष्य आपको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका एक आता है, अगर यूपी वाले क्वेश्चन पूछते हैं तो यूपी वाले क्या पूछते हैं कि भैया मध्यपाषाण काल में यूपी से कहाँ पे मिला? तो यूपी में है एक जगह सराय नाहरगढ़, ठीक है। सराय नाहरगढ़। कहीं कहीं पे आपको सराय बहादुरगढ़ भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो दोनों एक ही हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। कहाँ पर है? यूपी में है, ओके। कहाँ पर है? यूपी में है, ओके। ये तो हो गए खेती के साक्ष्य। अब दूसरा आपसे पूछ लेता है कि भैया हड्डी के साक्ष्य, ठीक है।
क्या पूछ लेता है? हड्डी के साक्ष्य। तो हड्डी का जो पहला साक्ष्य है ये आपको मिला भैया दमदमा में। ठीक है, कहाँ पे मिला? दमदमा में मिला। दमदमा कहाँ पर है? यूपी में है। दूसरा एक है, दूसरा क्या है भैया? दूसरा एक स्थान है मैदहा। ठीक है, ये भी कहाँ पर है? ये भी है यूपी में ही। लेकिन अब भैया यहाँ पे जो हड्डी के साक्ष्य मिले हैं दमदमा में, ठीक है, तो यहाँ पे कैसी हड्डी मिली है? तो यहाँ पे भैया कंकाल मिला है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिले हैं? कंकाल मिले हैं या फिर शव मिले हैं। लेकिन मैदाहा से जो मिले हैं हड्डी के साक्ष्य, ये क्या थे? इनमें इनके औजार बने थे। ठीक है, क्या बने थे? हड्डी के औजार थे। ठीक है, यहाँ पे क्या मिले हैं? औजार मिले हैं। किन चीजों के बने थे? तो हड्डी से। ठीक है, क्या थे? हड्डी के औजार। ठीक है, ये बात हो गई आपकी मध्यपाषाण काल के हड्डियों की, कि दमदमा से हमें क्या मिला है? कंकाल या सौ मिले हैं, और मैदहा से हमें क्या मिला है? हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन वो किस चीज के थे? औजार थे। ठीक है, ना कि शव के साक्ष्य थे। ठीक है, अगर बात करें खेती के साक्ष्य, तो खेती के साक्ष्य हमें मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से भी प्राप्त हुए हैं, राजस्थान के बगौर से भी, और सराय नाहरगढ़ या बहादुरगढ़ से हमें यूपी में इसके खेती के साक्ष्य मिलते हैं। ये साक्ष्य कब के हैं? मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका जो है ये आपका प्राग ऐतिहासिक काल समाप्त होता है। अब हम जो अगली वीडियो आएगी हमारी, वो होगी आदि ऐतिहासिक काल पे, जिसमें हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ओके, तो फिर थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली क्लास में। जय हिंद।